फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था गौरव को लगता है वैशाली बाथरूम में दीवार के सहारे आंखें बंद कर बैठी है। जब पास जाता है तो देखता है कि वैशाली के दाएं हाथ में ब्लेड होती है, जिससे उसने अपने बाएं हाथ की नस काट ली होती है। उस हाथ से बहता खून वैशाली के कपड़ों को भिगोता आसपास के फर्श को भी लाल रंग में रंग चुका था। इस दृश्य को देख गौरव जोर से चीख पड़ता है। वैशाली, जिसे सुनकर सब वहां जाते हैं और दृश्य को देख सबकी सांसें मानो थम सी जाती हैं। उसे अस्पताल लेकर जाएं, सब आंखें फाड़ फाड़ उसे देखते रहते हैं। किसी को ये नहीं सूझता कि वे वैशाली की सांसें चल रही हैं या नहीं। ये देख लें। अब आगे। हर कोई वैशाली को देखे जा रहा था। भय के कारण सबकी हृदय गति बढ़ गई और ठंड के मौसम में भी सबके पानी की तरह पसीना बहने लगा था। गौरव कांपते हुए हाथ बढ़ाकर वैशाली की सांसें देखता है, जो अब भी धीमी गति से चल रही थी। वैशाली, वैशाली उठो, पापा हमें इसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। आप गाड़ी निकालिए जल्दी। गौरव को भी अब होश आने लगा था। उसने तुरंत देविका से उसका दुपट्टा लिया और उसे वैशाली के हाथ पर बांध दिया। दूसरे हाथ से ब्लेड भी ले ली। फिर गौरव ने वैशाली को गोद में उठाया, बाहर ले आया। तब तक गौरव के पिता गाड़ी दरवाजे के सामने ले आए थे। गौरव ने पहले वैशाली को गाड़ी की पिछली सीट पर सुलाया, फिर उसका सर अपनी गोद में लेकर बैठ गया और उसके हाथ में जहां चोट लगी थी उसे अपने हाथ से कसकर पकड़ लिया। तुम दोनों दरवाजे ठीक से बंद कर लेना और पड़ोसी कोई कुछ पूछे तो कहीं सत्य मत बता देना। गौरव के पिता ने सुदेश जी और देविका से कहा, जो गाड़ी तक वैशाली के साथ आई थी। दोनों चुपचाप सुन रही थी। अभी अभी जो दृश्य उन दोनों ने देखा था, उसने उनके दिमाग और मुंह दोनों को ही जैसे बंद कर दिया हो। पापा, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? हमें इस तरफ जाना चाहिए। महावीर हॉस्पिटल इस तरफ है। गौरव ने गाड़ी चलाते अपने पिता से कहा। फिर उन्होंने किसी को कॉल किया। मैं बोल रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी आ गई है। मेरी बहू के हाथ में बहुत चोट लगी है, जिससे उसका बहुत खून बह गया और वो बेहोश भी हो गई है। मैं और गौरव उसे लेकर आ रहे हैं। तुम बस सारा इंतजाम करके रखना। खून भी चढ़ाना पड़ सकता है, तो मैं उसका ब्लड ग्रुप मैसेज कर देता हूँ, तुम मंगवा लेना। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। गौरव के पिता ने फ़ोन गौरव को दे दिया। इस नंबर पर वैशाली का ब्लड ग्रुप मैसेज कर देना। गौरव वैशाली का हाथ छोड़ना भी नहीं चाहता था। उसे लग रहा था कहीं उसके हाथ छोड़ने पर वैशाली का खून अधिक न बह जाए, परंतु ये काम भी ज़रूरी था। इसलिए उसने फ़ोन लिया और बस ब्लड ग्रुप लिखकर मैसेज कर दिया, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं और अभी तो कोई सवाल मत कर, बस मुझे गाड़ी चलाने दे। एक बार समय पर पहुंच जाएं और वैशाली बच जाए तो तेरे हर सवाल का जवाब भी दे दूंगा। गौरव के पिता ने कहा, जो पूरे ध्यान से गाड़ी चला रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने गाड़ी एक अस्पताल के सामने रोकी और दौड़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वैशाली को बाहर निकालने में गौरव की मदद की और गौरव ने वैशाली को उठाकर बाहर निकाला और स्ट्रेचर पर लिटाया। गौरव के पिता के कहने पर पहले से सारी तैयारियां कर ली गई थी, इसलिए बिना समय व्यर्थ किए वैशाली का इलाज शुरू कर दिया गया। यहाँ बैठो तुम, गौरव के पिता ने गौरव से कहा, जो कि चिंता और घबराहट के कारण इमरजेंसी कमरे के बाहर यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। फिर भी गौरव जब नहीं बैठा तो उन्होंने उसे हाथ पकड़कर बैठाया। देखो बेटा, मैं वैशाली को यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ का डॉक्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये अस्पताल उसी का है। मैं जानता हूँ पापा, गौरव ने अपने पिता की ओर असमंजस से देखते हुए कहा। उसे अपने पिता का इस तरह से अभी ये सब बताना समझ नहीं आ रहा था, वो भी ऐसे समय में। परंतु तू समझ नहीं रहा है। गौरव को खामोश देख उन्होंने फिर से कहा, अगर हम वैशाली को कहीं और ले जाते तो वो लोग पुलिस को बता देते और फिर उसके आत्महत्या करने का कारण हमें मानकर पुलिस हम सबको गिरफ्तार कर लेती। परंतु ये मेरा मित्र है तो मैं किसी तरह इसे मना लूँगा इस मामले को दबाने के लिए, परंतु ये बस आधा कार्य ही होगा। इसे पूरा करने के लिए हमें किसी भी तरह वैशाली को भी मनाना होगा, ताकि वो पुलिस तो क्या
अपने परिवार तक के सामने इस बात का जिक्र तक न करे, क्योंकि यदि उसके परिवार को इस बात का पता चल गया तो फिर हम सबको कोई नहीं बचा पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम सबको जेल भी होगी और देविका का विवाह कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हमें हर हाल में वैशाली को मनाना ही है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। गौरव ने वैशाली के कमरे की ओर देखते हुए कहा। तभी डॉक्टर बाहर आता है और वो दोनों उसके पास जाते हैं। वैशाली कैसी है? दोनों एक साथ पूछते हैं। ठीक है, अभी बेहोश है। खून बहुत बह जाने से उसे खून चढ़ाया जा रहा है। सुबह तक खून की बोतल भी खत्म हो जाएगी और उम्मीद करते हैं तब तक उसे होश भी आ जाए। रामानंद, तुम मेरे साथ आओ। गौरव यहीं रुक जाएगा। बोतल खत्म होने तक उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। हाँ, आप दोनों आइए, मैं वैशाली के पास ही रुकता हूँ, गौरव ने उन दोनों से कहा और वैशाली के पास जाकर बैठ गया। ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया रामानंद, डॉक्टर ने गुस्से में कहा। रामानंद जी अपराधी की भांति सर झुकाए खड़े रहे। इतना बड़ा झूठ जब मैंने वैशाली का घाव देखा तभी समझ गया था कि ये गलती से लगी चोट नहीं बल्कि आत्महत्या की कोशिश है। परंतु उस समय वैशाली का इलाज अधिक जरूरी था, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। ऐसी भी क्या नौबत आ गई जो उस बच्ची को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, वो भी विवाह के इतने कम समय में। अब कुछ बोलोगी भी या सर झुकाए खड़े रहोगे? डॉक्टर ने चिढ़ते हुए रामानंद जी से पूछा। डॉक्टर, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, मैं बाद में तुमसे सब सत्य कहने वाला था, रामानंद जी ने बेचारगी से कहा। तुम्हें तो पता है वैशाली और गौरव ने कुछ समय पहले ही अपना बच्चा खोया है और अभी उन दोनों के बीच छोटी सी बहस हो गई, जिससे दुखी हो वैशाली ने ऐसा कदम उठा लिया। वो पहले से ही अपने बच्चे के जाने से दुखी थी और गौरव की बातों ने उसे और भी अधिक दुखी कर दिया। तुम्हें तो पता है आजकल के बच्चे जरा जरा सी बात पर जान देने निकल जाते हैं, परंतु मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक आखिरी बार तुम मदद कर दो और इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। तुम्हारा उपकार होगा मुझ पर, रामानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा। डॉक्टर, इस बार तो मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ आगे भविष्य में ऐसी कोई भूल नहीं होगी। अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। मैं घर जा रहा हूँ तुम्हारी माँ और बहन को लाने, सुबह का नाश्ता लेकर आ जाऊँगा। तब तक तुम अपना और इसका ख्याल रखना, रामानंद कहकर बाहर जाने लगे। पापा, तभी गौरव ने उसे पीछे से आवाज़ दी। क्या हम जो भी कर रहे हैं वो सही है? उसने वैशाली को देखते हुए कहा, जो अब भी बेहोश थी, परंतु इस हाल में भी उसके चेहरे पर दर्द स्पष्ट देखा जा सकता था। रामानंद जी ने कुछ नहीं कहा, बस गौरव के कंधे पर हाथ रखा और फिर वहां से चले गए। क्या समा और भी हम दोनों उससे, सुदेश जी ने रामानंद जी को क्रोध से देखते हुए कहा। मर भी जाती तो भी मैं उससे क्षमा मांगने नहीं जाती, क्योंकि उन्हें अपने पति की वैशाली से क्षमा मांगने वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो अब भी अपनी गलती या कहो गुनाह समझना ही नहीं चाहती थी। तो मत मांगना, फिर रहना जेल में और वहीं ढूंढना अपनी बेटी के लिए अच्छा वर। रामानंद जी सुदेश जी की बात पर सर पकड़कर वहीं बैठ गए। हम दोनों क्यों जेल जाएंगे? देविका ने डरते हुए अपने पिता से पूछा। क्योंकि बेटा, जब विवाह के बाद लड़की अपने ससुराल में आत्महत्या कर ले या आत्महत्या की कोशिश के बाद बच जाने पर अपने इस कदम का जिम्मेदार अपने ससुराल वालों को बताए तो पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन्हें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है, रामानंद जी ने देविका को समझाते हुए कहा। माँ, हम चलकर क्षमा मांग लेते हैं, मुझे जेल में नहीं रहना, देविका ने डरते हुए अपनी माँ से कहा। डर तो सुदेश जी को भी लगने लगा था, वो भी जेल में नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, मैं नाश्ता बना लेती हूँ सबके लिए और उन दोनों के लिए वहीं ले लेंगे। सुदेश जी रसोई में चली गई और देविका भी उनकी मदद करने लगी। जब वो लोग नाश्ता लेकर अस्पताल पहुँचे तब तक वैशाली को होश आ गया था और डॉक्टर वैशाली की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। रामानंद, आ गए तुम? अब बिल्कुल ठीक है वैशाली,
फिर उन्होंने रामानंद जी के पास जाकर धीरे से कहा, अब तुम संभाल लेना। रामानंद जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर के जाते ही सुदेश जी ने अपना नाटक करना शुरू कर दिया। वैशाली मेरी बच्ची, ये तुमने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? हमारे बारे में ना सही, अपने मायके के परिवार के बारे में ही सोच लेती। अगर तुझे हमारा साथ इतना ही नापसंद है तो तू और गौरव अब से अलग रहना। बस हम सबको एक बार क्षमा कर देना और इस बात को कभी किसी से मत कहना, नहीं तो हम सब जीते जी मर जाएंगे बेटी। वैशाली सुदेश जी की बातें सुनकर असमंजस की स्थिति में कभी उन्हें तो कभी कमरे में मौजूद बाकी सबको देख रही थी। वैशाली को चुप देख सबका मन घबराने लगा। सबके अंदर अनिष्ट होने का आभास होने लगा था, मानो वैशाली अभी अपने मायके में सब सच बता देगी और फिर वो सब जेल में होंगे। सबकी स्थिति देख गौरव ने वैशाली से बात करने की सोची और सबको इशारे से बाहर जाने को कहा। सबके जाने के बाद गौरव वैशाली के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। वैशाली, तुम बस एक बार हाँ कर दो, हम यहाँ से सीधा किसी अलग घर में चले जाएंगे। मैं जानता हूँ मेरे और मेरे परिवार के कारण तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, तभी तो तुमने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इस दर्द के लिए हम सब जितनी भी माफ़ी मांगे वो कम ही होगी। बस एक मौका, आखिरी मौका दे दो। इस बार हम अलग भी रहेंगे तो तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आज तुम्हें कुछ हो जाता तो इस ख्याल से ही मेरा अंतर मन काँप उठता है। बात करते करते गौरव का गला भर आया और उसकी आवाज़ थर्राने लगी। उसने वैशाली का हाथ दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके हाथ पर रख दिया, जिससे गौरव की आंखों से निकली आंसू की बूंद वैशाली के हाथ पर गिरी। वैशाली को गौरव की आवाज़ से कुछ कुछ अंदेशा तो हो गया था, परंतु उसकी आंखों से गिरते आंसू की बूंदों ने मानो उसके दिल में दर्द का सैलाब सा उमड़ पड़ा। गौरव, आप ठीक तो है ना? वैशाली ने धीरे से कहा। उसे हाथ में दर्द हो रहा था और खून बह जाने से कमजोरी भी बहुत थी, जो उसकी आवाज़ में साफ झलक रही थी। वैशाली की आवाज़ सुनकर गौरव ने जब चेहरा ऊपर किया तो वैशाली को उसकी आंखें सुर्ख लालिमा लिए दिखाई दी, जो रात भर जागने व रोने के कारण वैसी हो गई थी। ये देखते ही वैशाली के दिल का दर्द आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकला। गौरव ने जब वैशाली की आंखों में आंसू देखे तो तुरंत उसके आंसू पोंछ लेने लगा। फिर कुछ देर तक दोनों आंखों ही आंखों में सिकवे शिकायत करते हैं, रूठते और मनाते रहे। कई बार शब्दों की आवश्यकता भी नहीं होती, मौन ही वो सब कह देता है जो शब्दों में नहीं कहा जाता। वैशाली की आंखें पड़ते ही गौरव ने वैशाली को अपने सीने से लगा लिया। वैशाली के आंसू अब गौरव की शर्ट को भिगो रहे थे। बहुत दर्द हो रहा है, गौरव ने वैशाली के हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, तो वैशाली ने हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर क्यों ना तुम्हारा हाथ ठीक होने तक हम सबके साथ ही रहें। तुम्हारी चोट ठीक हो जाए फिर हम अलग रह लेंगे, अगर तुम कहो तो ही, नहीं तो मैं कहीं और भी इंतजाम कर सकता हूँ। गौरव जवाब की आस में वैशाली को देखने लगा। ठीक है, हम घर ही जाएंगे यहाँ से। वैसे भी वैशाली ये सब अपने मायके बताकर दोनों परिवारों के रिश्तों में आग नहीं लगाना चाहती थी। वैशाली ने गौरव के चेहरे को देखते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर कुछ राहत के भाव नजर आए थे। अब तुम देखना, अब कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं, गौरव ने वैशाली के माथे को चूमते हुए कहा। तभी वहां नर्स आ गई और गौरव वैशाली को उसके साथ छोड़ कुछ समय के लिए बाहर आ गया। गौरव जैसे ही बाहर आता है, उसके पिता, माँ और बहन उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। सबके चेहरे पर डर के साथ कई सवाल और उन सवालों के जवाब जानने की बेचैनी स्पष्ट देखी जा सकती है। मान गई वो, गौरव ने सबको देखते हुए कहा और स्वयं पास पड़ी बेंच पर बैठ गया। अच्छा हुआ, अब तुम दोनों भी ख्याल रखना और कोई भी कड़वी बात मत करना। गलती से भी तुम दोनों की बातों और किसी भी कार्य से उसे दुख नहीं होना चाहिए। गौरव के पिता ने सुदेश जी और देविका को देखते हुए कहा। अब मैं जाकर वैशाली के परिवार को फ़ोन कर बता देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सुदेश जी ने अपने पति को रोकते हुए कहा।
फिर हाथ पकड़कर अपने आसपास लोगों को आता जाता देख उन्हें थोड़ा दूर एक कोने में ले गई। नींद पूरी नहीं होने से पागल हो गए क्या? उन्हें बताकर क्यों मुसीबत बढ़ाना चाहते हो? जैसे कि उसके भाइयों को जानते नहीं हो। उसे छोड़कर जाते समय किस तरह बोल कर गया था वो। और अब अगर उन्हें इस सब का पता चल गया, वो हम में से किसी को छोड़ेंगे नहीं, वो दोनों भाई। तो तुम्हें क्या लगता है उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा? हम नहीं तो कोई और बता देगा। रामानंद जी ने अपनी पत्नी से खींचते हुए कहा। इसलिए कहा तुम दोनों उसके पास रहो और उसके मायके वालों के आने से पहले उसका विश्वास जीत लो, ताकि वो उनके सामने कुछ ना कहे। और मैं उनसे कह दूंगा कि चक्कर आने से गिरते समय किसी धारदार चीज से हाथ कट गया। बस वो इस बात को उनके सामने मान ले तो समझ लेना हम सब इस समस्या से पार हो गए। रामानंद जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। रामानंद जी वैशाली के बड़े पापा सुखदेव को कॉल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक वो ही हैं जो उनकी बात मान सकते थे, दूसरों को मना भी सकते थे। सुखदेव, हेलो रामानंद जी, कैसे हो आप? और घर पर सब कैसे हैं? रामानंद जी, मैं ठीक हूँ और घर पर भी सब ठीक ही हैं। बस वैशाली को कुछ चोट लग गई थी तो उसे अस्पताल लाए हैं। सुखदेव, क्या क्या हुआ वैशाली को? चोट कैसे लगी? ज़्यादा तो नहीं लगी ना? और अब कैसी है वो? चिंता के कारण एक ही साथ कई सारे सवाल कर दिए थे सुखदेव जी ने और सब्र करने लगे जवाब के लिए, परंतु शीघ्र जवाब ना मिलने पर ही सब्र का साथ ही छूट गया। आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? आप बस अस्पताल का नाम और पता दें, हम अभी आ जाते हैं उससे मिलने। रामानंद, वो बिल्कुल ठीक है। मिलने आने की बात सुनते ही रामानंद जी ने तुरंत जवाब दिया। वो क्या है ना, वो कुछ कमज़ोर तो थी ही। रसोई में काम करते समय उसे चक्कर आ गए और जब वो नीचे गिरी तब उसके हाथ में कांच का गिलास था जो टूटकर उसके हाथ में चुभ गया, जिसके कारण उसे चोट लग गई। और अब वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम जल्दी ही उसे घर ले जा रही हैं, तो आप घर आ जाइए उससे मिलने। सुखदेव रामानंद जी की बात सुनकर सोचने लगे। वहीं रामानंद जी को जवाब की प्रतीक्षा करना बहुत कठिन लग रहा था। सुखदेव, ठीक है, मैं घर पर सबसे बात कर लेता हूँ और आप वैशाली को बता दीजिएगा, हम सब जल्दी ही उसे मिलने आएंगे। रामानंद जी, जरूर, आप कभी भी आ सकते हैं, वैशाली को भी अच्छा लगेगा। अब रखता हूँ। बात खत्म होते ही रामानंद जी ने चैन की सांस ली, मानो सीने से भारी पत्थर हट गया हो। चलिए भाभी, अब आप नाश्ता कर लीजिए। देविका वैशाली को नाश्ता करवा रही थी। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद से खा लूंगी। वैशाली को देविका का यूं उसे खिलाना उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि देविका ने और सुदेश जी ने उसकी इतनी परवाह पहले कभी नहीं की थी। उसे खिलाने दे बेटा, वैसे भी तेरे हाथ में तो चोट लगी है, तो तू कैसे खा सकती है? सुदेश जी ने जबरन दांत दिखाते हुए कहा। हम दोनों की जो हालत हो गई वो तो तुम्हें बता भी नहीं सकते। बहुत मिन्नतें की श्री कृष्ण जी से और देवी माँ से तो खास मिन्नतें मांगी हैं तुम्हारे ठीक होने के लिए। इसलिए अब तुम अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, जल्द ही ठीक हो जाओ। अरे माँ, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए? भाभी, आप जल्दी से खाइए ना। अब आपको पसंद हो या ना हो, खाना तो मेरे ही हाथ से पड़ेगा। देविका ने वैशाली को खिलाते हुए कहा। आपका हो गया हो तो अब मैं वैशाली को दवा दे दूं, गौरव ने कमरे में आते हुए कहा। देविका, तुम माँ पापा के साथ चले जाओ, वैशाली की रिपोर्ट दोपहर तक आ जाएगी, तो वो लेकर हम दोनों भी आ जाएंगे। देविका दरवाजे तक जाती है, अचानक रुककर गौरव की ओर मुड़कर कहती है, भाई, दोपहर के खाने तक तो आ जाओगे ना? हाँ, गौरव ने बिना देविका को देखे ही जवाब दिया, जिसे सुनकर वो दोनों चली गई। गौरव, ये सब अचानक कैसे? वैशाली ने दवाई लेने के बाद गौरव से पूछा। उसके मन में कई सवाल थे, परंतु उन्हें पूछने के लिए उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। एक समय आता है जब कभी न कभी सबको अपनी गलती का एहसास होता है वैशाली, और ये वही समय है, इसलिए सब अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। गौरव ने वैशाली को बेड पर सुलाते हुए कहा, अब तुम सो जाओ, आज या कल सुबह तक तुम्हारे मायके से भी तुमसे मिलने आ जाएंगे।
तुम चाहो तो उन्हें सब सच बता सकती हो। मैं या कोई भी और तुमसे कुछ नहीं कहेगा। वैशाली गौरव को अनिश्चितता से देखती रही। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी उधेड़-बुन में उसकी आंख लग गई। उधर वैशाली के बड़े पापा से सारी बात सुनकर उसके दोनों भाइयों को कुछ गलत होने का आभास होता है और वो दोनों वैशाली से मिलने जाने की बात करते हैं। यदि कोई आपके साथ एक बार छल करे, आप माफ़ कर दो, तो ये आपकी उदारता होगी और उसका गुनाह। परंतु कोई अगर बार बार आपको छले, फिर भी आप उसे हर बार माफ़ कर दूसरा मौका देते हो, तो असल में वो आपके साथ नहीं, बल्कि आप स्वयं अपने साथ छल करते हो। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।